चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 5 की। और हम पढ़ने वाले हैं आज डाइल्यूशन के बारे में। डाइल्यूशन क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले अपनी बुक में देख लेते हैं। तो इसके लिए हम चैप्टर की 10वीं एक्टिविटी करने वाले हैं। टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में 10 ml वाटर डालेंगे। ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू इट। और उसके बाद उस पानी में कंसनट्रेटेड H2SO4 की कुछ बूंदें डाल देंगे। एक बीकर में 10 ml वाटर लेना है, ऊपर से कुछ बूंदें कंसनट्रेटेड H2SO4 की डाल देंगे। उसके बाद उस बीकर को धीरे धीरे हिला लेंगे ताकि एसिड उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो सके। स्लोली लिखा हुआ है, धीरे धीरे। टच द बेस ऑफ द बीकर। बीकर के बेस को टच करके देखो। तो जब हम बीकर के बेस को टच करके देखेंगे तो वो हमें काफ़ी गर्म लगेगा, क्योंकि यहाँ पर होने वाली रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इज़ देयर अ चेंज इन द टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर में कोई बदलाव हो रहा है? तो हम लिखेंगे हाँ, टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है। टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाएगा। कब? जब हम वाटर में एसिड ऐड करेंगे। इन दिस इज दिस अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है? क्योंकि इस रिएक्शन में हमें हीट महसूस हो रही है तो हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक कहेंगे। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस। पहले हमने जो एक्टिविटी एसिड के साथ की थी, अब हम उसको किसके साथ करेंगे? बेस के साथ। तो बेस के साथ करते समय भी सेम वही चीज़ें होंगी। बेस के साथ भी हमें बीकर जो है वो पहले से ज़्यादा गर्म लगेगा, हीट लगेगा। तो एक्टिविटी 2.10 को करने के लिए हमने एक बीकर के अंदर क्या लिया हुआ था? वाटर लिया हुआ था, ठीक है। और ऊपर से हमने इसके अंदर कुछ बूंदें डाल दी थी, किसकी? एसिड की, कंसनट्रेटेड H2SO4, CONC H2SO4, इस तरीके से लिखिएगा। तो पहले से पानी पड़ा हुआ था, ऊपर से कुछ बूंदे कंसनट्रेटेड H2SO4 की डाल देंगे और फिर बीकर को टच करके देखेंगे। तो बीकर हमें काफ़ी ज़्यादा गर्म लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर होने वाली जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? इस प्रोसेस में डाइल्यूशन हो रहा है। एसिड को क्या कर दिया जा रहा है? डाइल्यूट कर दिया जा रहा है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी एसिड को डाइल्यूट करना चाहेंगे तो पानी में एसिड मिलाएंगे, ना कि एसिड में पानी। जैसे कि आप दूध को डाइल्यूट करना चाहते हैं, मिल्क है आपके पास और मिल्क को आप डाइल्यूट करना चाहते हैं तो मिल्क में पानी मिला देते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे मिल्कमैन इस तरह से करते हैं कि वो मिल्क को बहुत सारे मिल्कमैन ऐसा काम करते हैं कि वो दूध में पानी मिलाकर उसको डाइल्यूट कर देते हैं। लेकिन एसिड को डाइल्यूट करते समय ऐसा नहीं करते एसिड में वाटर मिलाया जाए, उल्टा किया जाता है, वाटर के अंदर एसिड मिलाया जाता है। क्योंकि अगर हमने ऐसा किया कि एसिड में वाटर मिलाने की कोशिश की, मान लो कि हमने इस बीकर में पहले से एसिड ले रखा था, कंसनट्रेटेड H2SO4, और ऊपर से हमने उसके अंदर पानी मिला दिया उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो सकती है कि ये जो बीकर हो सकता है ये ब्रेक हो सकता है और सारा सोल्यूशन जो है वो बाहर निकल कर फैल सकता है और उससे बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए एसिड को या बेस को डाइल्यूट करते समय वाटर के अंदर एसिड या बेस मिलाया जाता है, ना कि एसिड के अंदर वाटर मिलाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें बाद में कहा गया कि इसी एक्टिविटी को बेस के साथ भी आप रिपीट करिए। बेस हमें लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो हमें सेम रिएक्शन देखने को मिलेगी। फिर से रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी, बीकर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और बेस जो है वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि एसिड को और बेस को डाइल्यूट करने के लिए क्या किया जाता है? उन दोनों को वाटर में मिला दिया जाता है। जबकि हमारे दिमाग में आ सकता है कि एसिड और बेस को डाइल्यूट करने के लिए उनके अंदर वाटर मिलाना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाता। वाटर के अंदर बहुत थोड़ा सा एसिड या बहुत ही थोड़ा सा बेस मिलाया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लैब में जो आपको डाइल्यूटेड एसिड या बेस मिलते हैं वो कैसे होते हैं। उसमें पानी के अंदर एसिड की कुछ बूंदें होती हैं। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या बन जाता है? डाइल्यूटेड H2SO4। अब अपनी बुक में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो हमारी किताब में इस बारे में लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक वन। जब हम किसी एसिड को या बेस को वाटर में मिलाते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाया जाता है तो उसके लिए काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी
एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टायरिंग। एसिड जब पानी के अंदर मिलाया जाएगा तो लगातार उसको हिलाते रहना चाहिए, मतलब मिक्स करते रहना चाहिए। इफ़ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेट में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज द बर्न्स। तो अगर हम उल्टा करते हैं, उल्टा क्या करेंगे कि अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है और उससे सॉल्यूशन बाहर निकल सकता है और ये ग्लास का जो कंटेनर है ये ब्रेक भी हो सकता है। किसकी वजह से? एक्सेसिव लोकल हीटिंग की वजह से। वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी कि आपका बीकर टूट सकता है। तो कभी भी ऐसा नहीं किया जाता। एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमेशा पानी में एसिड मिलाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लुक आउट द वार्निंग साइन गिवन इन फिगर 2.5। फिगर 2.5 में जो वार्निंग साइन दिया है उधर उसको भी देख लेते हैं। तो ये वो वार्निंग साइन दिया हुआ है कि अगर ग्लास के ऊपर गिर गया कंसनट्रेटेड एसिड तो उसमें छेद हो जाएगा, तुम्हारे फिंगर पर गिर गया तो उसमें भी छेद हो जाएगा। ये वार्निंग साइन दिया हुआ है, तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए आप काफ़ी सावधानी से इस एक्टिविटी को करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे पानी में एसिड मिलाएंगे, एसिड में पानी नहीं मिलाएंगे जब एसिड को या बेस को डाइल्यूट करेंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन या फिर OH- पर यूनिट वॉल्यूम। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिड और बेस। ठीक है, तो जब भी किसी एसिड में या बेस में पानी मिलाया जाता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। और उसके बाद जो एसिड और बेस हमें मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि डाइल्यूटेड एसिड हैं या फिर डाइल्यूटेड बेस हैं। तो यहाँ पर मैंने वो पूरी डेफिनेशन लिख दी है कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर, जब एसिड और बेस को पानी में मिलाया जाएगा, रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O+ और OH-। देखिए ऐसा होगा कि जब भी आप किसी एसिड में या बेस में या एसिड या बेस को पानी के अंदर मिलाएंगे तो एसिड के ये वाले जो आयंस होते हैं H3O+ या फिर H+ आयन, इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। और बेस के कौन से आयन होते हैं? OH- आयन, इनकी भी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यानी कि जब एसिड को डाइल्यूट किया जाएगा तो उसके अंदर जो H+ आयन है या फिर H3O+ आयन है उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और जब बेस को डाइल्यूट किया जाएगा तो उसके अंदर OH- आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी या फिर डिक्रीज़ हो जाएगी। आगे लिखता है सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहा जाता है और उसके बाद जो एसिड और बेस हमें मिलते हैं उनको हम कहते हैं डाइल्यूटेड एसिड और डाइल्यूटेड बेस। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आगे जो सवाल आ रहे हैं हमारे सामने ज़्यादातर इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं। अब हम ये वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, ध्यान से ज़रा एक एक सवाल को समझिएगा। तो क्वेश्चंस हमारे सामने आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई डू HCl, HNO3, ETC show acidic characters in aqueous solution while the solution of compound like alcohol, glucose do not show acidic character। मतलब HCl और HNO3 एसिडिक करेक्टर दिखाते हैं जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाते। तो क्यों नहीं दिखाते? पहली बात तो अल्कोहल का फार्मूला आपको पता ही होगा। अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। इसी तरह से ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो देखो वहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन वो एसिडिक करेक्टर दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते। आप अच्छी तरह से इसकी वजह जानते हैं कि एसिड्स के पास होता है H+ आयन, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में या फिर जब ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं तब वो आयन क्या होता है? रिलीज होता है। इसीलिए ये दोनों यानी कि एसिड्स एसिडिक करेक्टर दिखाते हैं, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाते क्योंकि इनके पास H+ आयन नहीं होता। उनके पास होता तो है H+ आयन, लेकिन वो कब दिखाएंगे? जब वो एक्वस सॉल्यूशन के साथ होंगे, यानी कि उनको जब पानी में घोला जाएगा तभी वो अपना आयन रिलीज करेंगे और एसिडिक करेक्टर दिखाएंगे। इनके पास होता ही नहीं है H+ आयन, तो ये एसिडिक करेक्टर नहीं दिखा सकते। तो हम इसको यहाँ पे आंसर में लिख देते हैं। एक और बात की, हमें ये कैसे पता चला था कि एसिड्स के पास H+ आयन होता है या बेस के पास OH- आयन होता है? ये हमें इस एक्टिविटी से पता चला था। ये जो एक्टिविटी हमने की थी 2.8, तो इसको करने के बाद हमें पता चला था कि एसिड्स के पास और बेस के पास दोनों के पास आयन्स होते हैं।
तो मैंने यहाँ पर उस आंसर को लिख दिया है कि HCl HNO3 रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। HCl और HNO3 दोनों एसिड हैं और दोनों H+ आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर सॉल्यूशन में, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, बट ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट हैव H+ आयन। हैंस के बाद यहाँ से लिख दीजिएगा क्वेश्चन में से हैंस HCl HNO3 ETC शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक, यहाँ तक पूरा आप लिख दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि एसिड के पास H+ आयन होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज हो जाता है, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज के पास वो आयन नहीं होता, इसलिए एसिडिक प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज होते हैं H+ आयन, और आयन ही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए या फिर चार्ज को कैरी करने के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी? आयन्स की। और एसिड अपने आयन रिलीज़ करता है एक्वस सॉल्यूशन में, इसीलिए एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो लिख देते हैं इस आंसर को। तो मैंने इसका सिंपल सा आंसर लिख दिया है कि एन एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, देयरफॉर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल सिंपल था, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज HCl गैस, और वो भी कौन सी? ड्राई HCl गैस, नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई HCl गैस जो होती है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं बदल पाती? तो सेम आंसर है यही जो ऊपर लिखा हुआ था। लगातार हर सवाल में एक ही चीज़ आ रही है, तो इसके आंसर में भी हम ये लिखेंगे क्योंकि HCl जब ड्राई होता है तो वो H+ आयन को रिलीज़ नहीं करता, यानी कि वो अपना एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाता, इसीलिए वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर नहीं बदल पाता। एक बार हम उस एक्टिविटी को देख लेते हैं। ये वो एक्टिविटी थी, यहाँ पे NaCl के अंदर H2SO4 मिलाकर हमने ड्राई HCl गैस को प्रोड्यूस किया था, और उसके बाद हमने यहाँ पे गार्ड ट्यूब को लगा दिया था इस जगह पर, ताकि बाहर जो गैस निकले वो पूरी तरह से क्या हो? ड्राई हो। तो जब हम उसके पास ब्लू लिटमस पेपर लेकर आए थे ड्राई वाला, तो गैस में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन जब हमने उसको वेट कर लिया था तो उसका ब्लू कलर जो है वो रेड हो गया था। तो ड्राई वाले का कलर इसलिए नहीं बदला था क्योंकि एसिड अपना आयन तभी रिलीज़ करते हैं जब वाटर की प्रेजेंस होती है। तो अगर वो दोनों ही चीज़ें ड्राई होंगी, HCl भी ड्राई होगा, लिटमस भी ड्राई होगा, तो कलर चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि एसिड अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। तो आंसर हमने इसका लिख दिया है कि ड्राई HCl गैस नॉट कंटेन H+ या फिर H3O+ आयन। जब HCl गैस ड्राई होती है तो उसके अंदर इस तरह के आयन नहीं होते, क्योंकि ये आयन तभी रिलीज होते हैं जब वाटर की प्रेजेंस होती है। सो इट डज नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी, हैंस इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, इसीलिए ड्राई लिटमस पेपर का कलर नहीं बदल पाती। तो बड़े सिंपल और आसान सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप इन सवालों को आसानी से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं और देखते हैं कि क्या वो भी इसी तरह का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है कि हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया है, उसको मैं अभी आपको करवाऊंगा। तो सवाल ये है कि जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जब एसिड को या बेस को डाइल्यूट करते हैं तो उनके अंदर जो आयन्स होते हैं, चाहे वो हाइड्रोनियम आयन हो चाहे वो H3O+ आयन हो, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ये हमने यहाँ पे बुक में भी पढ़ा था, देखिए जरा। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन H3O+ या फिर OH- पर यूनिट वॉल्यूम। तो आयन्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो लिख देते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर उसका आंसर लिख दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेज व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। तो जब एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो उसके अंदर जो आयन्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एसिड की नहीं, बेस की भी कंसंट्रेशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है जब उसको डाइल्यूट करा जाता है या उसमें पानी मिलाया जाता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। एसिड या बेस में पानी नहीं मिलाते, पानी के अंदर एसिड और बेस को मिलाया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर वाले का उल्टा ही है बिल्कुल।
हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस अफेक्टेड व्हेन एक्सिस बेस इज डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मान लो कि तुम्हारे पास मिल्क है, उसमें तुम और मिल्क मिला रहे हो, तो उससे तो मिल्क की कंसनट्रेशन बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ा ही ना। ऐसे ही हमारे पास पहले बेस था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था, बेस था। उसके अंदर हम एक्सिस बेस मिला रहे हैं और ज़्यादा बेस मिला रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर इसमें हम पानी मिला रहे होते तो OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती, लेकिन हम बेस में और बेस मिला रहे हैं तो OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से आंसर मैंने लिख दिया कि कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस इंक्रीजेज व्हेन एक्सिस बेस इज डिजोल्व इन, आगे यहाँ से लिख दीजिएगा डिजोल्व इन के बाद अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस में और बेस मिलाएंगे तो कंसनट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। एसिड में और एसिड मिलाएंगे तो कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी, लेकिन एसिड और बेस को वाटर में मिलाएंगे तो कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जितने भी सवाल हमने आज किए हैं सारे मिलते जुलते ही थे। अब एक जो छूट गया है उसे भी देख लो, उसे तुम खुद ही कर लेना, एक बार मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया है लेकिन ये आपको आता है अच्छी तरह से। While diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not water to acid? ऐसा क्यों कहा जाता है कि एसिड को पानी में मिलाओ? ऐसा क्यों नहीं कर देते कि एसिड में पानी मिला देते जैसे दूध में पानी मिलाते हैं? तो हम इसका जवाब जानते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो बीकर टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी और उससे एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसका आंसर मैं बुक में आपको दिखा देता हूँ, वहीं से लिख दीजिएगा आप। तो इसका आंसर ना हमें यहाँ से मिल जाएगा कि इफ़ वाटर इज़ एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज द बर्न्स। ये आंसर आप यहाँ से लिख दीजिएगा, ये आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, तो इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसका एक साथ पढ़ना ही ज़रूरी होता है। तो आधा अगर अभी पढ़ा आधा बाद में पढ़ेंगे तो उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको अगले लेक्चर में ही लेंगे। तब तक आप जितना पढ़ा है उसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।